मेरी आंख बादलों की गुड़गुड़ाहट से खिली। घड़ी पर टाइम देखा तो 2:30 बजे थे। बारिश फिर जोर और शोर से जारी थी और मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। जल्दी से उठकर बाथरूम में गर्म पानी से गुस्ल किया और कपड़ों का नया जोड़ा पहना और नए जूते पहनकर होटल के डाइनिंग हॉल में आया। लंच का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने चाय के साथ 2 बर्गर मंगवा लिए और लंच करने लगा। डाइनिंग हॉल में इस वक्त इक्का दुक्का लोग थे जो अपने अपने मगन थे और मेरी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं था। मैंने चाय बर्गर का बिल पूछा और गाजर के हलवे और सब्ज चाय का आर्डर दिया और आधे घंटे बाद कमरे में भेजने का टिकट और पेमेंट करके अपने कमरे में आ गया। कमरे में गर्म बिस्तर पर बैठकर मैंने राका की चीजें निकाली। फोन को ऑन करके इसमें मखसूस तब्दीलियां की जिससे मैं सिम तो राका की इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरी लोकेशन मालूम करना नामुमकिन हो चुका था। फिर मैंने फोन का डेटा खंगालना शुरू किया। राका ब्लैक बर्ड का अहम रुकन था और काल लाग में ब्लैक बर्ड के अहम लोगों को काले की और वसूल की गई थी। उनमें सबसे ज्यादा ठाकुर नाम के बंदे से काले की और वसूल हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला। बाहर वेटर गाजर का हलवा और सब्ज चाय लिए खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने का कहा। इसने बर्तन मेज पर रखे और मैंने रात के खाने का होचा के किया पकेगा। इसके बताने पर मैंने दाल सब्जी का आर्डर दिया और कहा कि रात को 8 बजे खाना ले आए। वो सलाम करके चला गया। मैंने पहले गाजर का हलवा जो बड़ा मजेदार था खाया और सब्ज चाय पीकर बर्तन मेज पर रखे और फिर राका की दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जे हो गया। उनमें राका का आधार कार्ड, गिरोह का शनाख्ती निशान जो कि नंबर 70 था और एक डायरी थी। मैंने आधार कार्ड देखा तो राका का असली नाम जसवंत सिंह और पता पठानकोट लिखा था। इसका कार्ड भी बगैर तस्वीर के था। भारत में अभी तक बगैर तस्वीर वाले कार्ड्स भी कारामद थे। फिर मैंने इसकी डायरी देखी। इसमें ब्लैक बर्ड के बारे में तफसील लिखी थी। ब्लैक बर्ड राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत में स्मगलिंग में एक बड़ा नाम था। डायरी पौते पौते मैंने कुछ सफ़हात देखे जो बिल्कुल खाली थे। ये 10 के करीब सफ़हात थे और फिर उनसे आगे फिर लेन देन और फोन नंबर्स लिखे थे। उन खाली सफ़हात की मुझे मंतिक समझ नहीं आ रही थी। मैंने उन्हें हीटर के पास ले जाकर गर्म भी किया कि शायद कोई छपी तहरीर हो, लेकिन कुछ ना हुआ। कमरा खूब गर्म था लेकिन बाहर सर्दी और तेज बारिश अभी भी जारी थी। मैंने खिड़की का पर्दा सिरका कर खोली तो ठंडी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कुर्सी खिड़की के करीब रखी और बैठकर बाहर का नजारा करने लगा। बाजार में गालियां वगैरह आ जा रही थी और छतरियां ताने पैदल भी लोग आ जा रहे थे। सड़कें बारिश के पानी से भरी हो थी। सामने एक छोटा सा पार्क था जो बारिश में बिल्कुल वीरान पड़ा था। इससे आगे एक और बाजार था। इस वक्त सूरज गुरूब होने का वक्त था और बाजारों की रोशनियां काफी देर से जल रही थी और बादलों तक के आसमान की वजह से अंधेरा महसूस हो रहा था। मैंने खिड़की बंद की पर्दा बराबर किया और गर्म लिहाफ में घुस गया और डायरी निकालकर उन खाली सफ़हात को ढूंढने लगा। उन खाली सफ़हात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। फिर मैंने टीवी ऑन कर दिया और मकामी खबरें सुनने लगा। मैंने फैसला किया कि बाजार से चंद मखसूस केमिकल्स खरीद कर एक खास किस्म का महलूल तैयार करना है जिससे खुफिया से खुफिया तहरीर को भी जाहिर किया जा सकता था। वेटर रात का खाना लेकर आया तो चाय के बर्तन वापस ले गया। मैंने होटल रिसेप्शन पर फोन करके इन्हीं 5 बजे सुबह जगह देने का कहा और रात 8 बजे मैंने खाना खाया और कुछ देर टीवी देखता रहा और 9 बजे सो गया। ठीक 5 बजे मुझे रिसेप्शन वालों ने फोन करके जगह दिया। मैंने जल्दी से नीम गर्म पानी से गुस्ल किया और नया सूट पहना और सामान बरीफ केस में रखा। दर्शन के माल की बेल्ट अपनी कमर से बांधी। फिर नीचे जाकर होटल का चेक आउट किया और होटल से बाहर आकर रिक्शा लिया और लारी अड्डे की तरफ चल पड़ा। आज मौसम साफ था और 2 दिन की बारिश से सख्त सर्दी हो गई थी। इस वक्त सुबह के 5:30 बजे थे और काफी अंधेरा था। रिक्शे ने मुझे 10 मिनट में लारी अड्डे पहुंचा दिया। मैंने निहाल सिंह वाला की लारी का टिकट खरीदा और टिकट बाबू से ही पता करके एक तरफ जहां चंद मुसाफिर बैठे थे वहां आ गया। इस वक्त ढाबे खिल चुके थे और वो चाय नाश्ता की तैयारियां कर रहे थे।
6 बजने में 5 मिनट थे कि निहाल सिंह वाला की बस आई और साथ में कंडक्टर जो मौना सिख था ने निहाल सिंह वाला जाने वाले मुसाफिरों को पुकारा। मैं भी काफी सारे हिंदू सिख मुसाफिरों के साथ लारी में खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। मैंने राकेश कुमार वाला आधार यानी शनाख्ती कार्ड जैकेट की जेब में रख लिया था और अपना नाम भी राकेश कुमार वलद किशन कुमार और पता होशियारपुर का ज़हन में बिठा लिया था। मेरी साथ वाली सीट पर एक बातूनी सिख बैठा था। पहले तो मैं हुआ में जवाब देता रहा, फिर इसने निहाल सिंह वाला का नाम लिया तो मैं सीधा होकर इससे बातें करने लगा। मैंने इसे बताया कि मैं होशियारपुर की एक प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी का नुमाइंदा हूँ और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ये पता कर रहा हूँ कि कौन सी अशिया की मार्केट ज्यादा है। इसने मुझे निहाल सिंह वाला और इसके गर्दो पेश के काफी गांवों और उनके सरपंचों के नाम बताए जो मैंने अपनी तरबियत के मुताबिक ज़हन नशीन कर लिए। मैंने इससे निहाल सिंह वाला के बारे में मुकम्मल तफसील भी मालूम कर ली थी। वो सिख निहाल सिंह वाला से पहले एक गांव के सताब पर उतर गया। पौने घंटे बाद लारी निहाल सिंह वाला के नवा में पहुंची तो मैं एहतियातना शहर से बाहर ही उतर गया। वो एक गांव राम बिन नामी था। मैं अकेला ही इस सताब पर उतरा था। मैं कुछ देर सताब पर बैठा रहा। इस वक्त सूरज निकलने आधा घंटा रह गया था। फजा में गोरोबानी के पाठ और भजन की आवाजें गूंज रही थी। फिर मुझे गांव की तरफ से एक ऑटो रिक्शा आता नजर आया। वो शायद शहर को जा रहा था। सताब पर पहुंचकर सिख रिक्शा ड्राइवर मुझे कहने लगा, लाला जी शहर जाना है तो आ जाए। मैं जल्दी से इसमें बैठ गया जो कि खाली था। रिक्शे ने मुझे 7:10 पर जब सूरज तुलू हो रहा था अड्डे के पास उतार दिया। मैं किराया देकर अड्डे की जानिब चल पड़ा। इस वक्त काफी चहल पहल थी। मुख्तलिफ ढाबों पर लोग नाश्ता कर रहे थे। अड्डे में दाखिल होते ही मुझे गोरों का ढाबा दिखाई दिया। इस वक्त मैंने देख लिया कि दर्शन के हुलिये का कोई आदमी नहीं था। वैसे भी इसने 7:45 बजे ही आना था और मुझे इस तक 8 और 9 बजे के बीच पहुंचना था। मैं इस गोरों के ढाबे के बिल्कुल सामने वाले प्रसाद ढाबा में ऐसी जगह बैठ गया जहां से मुझे अड्डे का दाखिली हिस्सा और गोरों का ढाबा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। ये सब मैंने एहतियात के पेश नजर किया था। दर्शन मेरा चारा शनास तो था नहीं और मैं देखना चाहता था कि कल मेरे ना पहुंचने पर इसका क्या रद्द अमल है, और इसी एहतियात ने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस वक्त 7:30 बजे थे। मैंने अंडा पराठा और सब्जी का ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगा। ये सब मैं एहतियाती तबीयत की वजह से कर रहा था। अभी मैंने नाश्ता आधा ही किया था कि पुलिस की 2 जीपें अड्डे में दाखिल हुई और उनमें से 15-20 आदमी सिविल कपड़ों में नीचे उतरे। मेरा माथा थनका लेकिन मैं इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। जीपें बुंदों को उतार कर फौरन वापस चली गई। अब मैंने गौर से देखा तो दर्शन के हिली का आदमी मुझे 4-5 सिविल लिबास वालों के घेरे में दिखाई दिया। वो लोग गोरों के ढाबे में जाकर इस तरह बैठ गए कि दर्शन दरमियान में था और इसके गिर्द मुख्तलिफ फासलों पर पुलिस के लोग इसे घेरे बैठे थे। बाकी के लोग अड्डे में इस तरह फैल गए कि वो किसी भी आदमी को फौरी काबू पा सकते थे। अब अगर मैं दर्शन से मिलता तो फिर मेरे वहां से भागने का कोई मौका नहीं था। दर्शन को पुलिस ने गिरफ्तार करके आज की सप्लाई का पता मालूम कर लिया था और ये सब जाल मेरी गिरफ्तारी के लिए बिछाया गया था। उनमें से 4 बंदे लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करने लगे। एक आदमी मेरे पास भी आया और राकेश कुमार का कार्ड मेरे पास था। वो वॉलेट से निकाल कर चेक कराया और इसने मेरे बारे में पूछा कि कहाँ से आए हो, तो मैंने होशियारपुरी लहजे में इस बताया कि कंपनी का नुमाइंदा हूँ और सर्वे कर रहा हूँ कि इस इलाके में किस किस चीज के बकने का इम्कान ज्यादा है। वो 1-2 सवाल करने के बाद दूसरे मुसाफिर की तरफ मुतवज्जे हो गया। अगर इस वक्त जिस्मानी आसामान की तलाशी ली जाती तो मेरा काम हो जाना था, लेकिन खैरियत रही। चेकिंग के बाद सब लोग अपनी जगह चले गए और अब हर नए आने वाले पर खुसूसी नजर रखी जाने लगी कि अगर मुझे मालूम ना होता तो मैं पक्के फल की तरह उनके जाल में फंस गया होता। मैंने नाश्ता मुकम्मल किया और अदायगी करके पुलिस के इस बंदे के पास आकर बैठ गया जो इस ढाबे की निगरानी कर रहा था और जिसने मेरा आधार कार्ड चेक किया था। मैंने इससे इधर उधर की बातें शुरू कर दे।
पहले तो वो हूँ हाँ में जवाब देता रहा, फिर वो भी मेरी बातों में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने इसके लिए एक कप अच्छी सी चाय मंगवाई तो वो मुझसे हंस हंस कर बातें करने लगा। इस मेल मिलाप से मेरा मकसद दो काम करना था। एक तो चिराग तले अंधेरा के मिज़दाक इस बंदे को मुझ पर शक ना हो, और दूसरा ये कि मुझे इसके साथ बातें करता देखकर दूसरे मुझे नजरअंदाज करे, और मैं दोनों मकासद में ही कामयाब रहा। वो पुलिस का सिपाही अर्जुन दास जालंधर के एक गांव का रहने वाला था जो होशियारपुर से ज्यादा नजदीक था। इलाका करीबी होने की वजह से वो मुझसे कुछ ज्यादा ही जुल मिल गया था। इत्तेफाक से जिस कंपनी का मैंने नुमाइंदा अपने अब को बताया था, गुप्ता प्लास्टिक्स नामी कंपनी होशियारपुर में मौजूद भी थी, और इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अर्जुन दास के घर वाले भी इस्तेमाल करते थे। हम दोनों वहां बैठे बातें करते रहे। मैं इसे ज्यादा से ज्यादा बातें करने का मौका दे रहा था, इसलिए मेरी मालूमात में काफी इजाफा हो रहा था। फिर इसके दो और साथ भी वहां आ गए और मुझसे हाथ मिलाया। एक का नाम राम सिंह था, वो सीतापुर उत्तर प्रदेश से था, जबकि दूसरा मंजीत सिंह मानसा से था। उनको भी मैंने चाय वगैरह पिलाई और उनकी बातों से पता चला कि शिरमन नाम का गुजराती एसपी आया है और इसने इलाके के तमाम स्मगलर गिरोहों के खिलाफ एक्शन शुरू किया हुआ है। दर्शन का ताल्लुक जिस गिरोह से है वो भी ज़ेरे इताब आ गया, और कल ही दर्शन को इसी अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, और एक रात की मेहमानी पर इसने बताया था कि कल सरहद पार से आने वाला कोरियर नहीं मिल सका, इसने आज मिलना है, और ये सब इस कोरियर की स्वागत के लिए किया गया है। इसका मतलब ये था कि कल अगर मैं रास्ता ना भटकता तो फिर मैं भी दर्शन के साथ जेल की काल कोयली में होता और मुझ पर स्मगलिंग से ज्यादा जासूसी का संगीन इल्जाम होता। बहरहाल मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उनकी बातें गौर से सुनने लगा। उन्होंने ब्लैक बर्ड के बारे में भी बताया कि इसका एक अहम बंदा राका भी मारा गया है, जिसे उनके एक खास मुखबिर मोहन ने राका के दो साथियों और राका को कल दिन को बड़ी जदोजहद के बाद पकड़ा था, लेकिन वो भागने की कोशिश में मारा गया था। लगता है मोहन ने काफी अक्लमंदी की कि इस राका और इसके साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वो पुलिस की हिरासत से फरार होने की कोशिश में मारा गया था। अब राका का आधार कार्ड मेरे लिए बेकार हो गया था। राकेश कुमार के नाम वाला कार्ड पहले ही मेरे पास था, जो कि कार आमद था। राका की डायरी मेरे पास थी, लेकिन मोहन के पास ब्लैक बर्ड की तफसीली फाइल मौजूद थी, तो फिर ब्लैक बर्ड खतरे में थी। 9:15 बजे तक पुलिस अड्डे पर मौजूद रही, क्योंकि मेरा दर्शन से मिलने का वक्त 8 बजे से 9 बजे तक तय था। वैसे जौहरे उस्ताद ने मुझे बता दिया था कि 2 दिन में अगर मैं दर्शन तक ना पहुंचा तो फिर इसके गिरोह की मेरी भारत में हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और वो दूसरा दिन आज गुजर गया था। अब मुझे खुद ही भारत में हाथ पांव मारने थे। 9:15 बजे एक पुलिस जीप अड्डे में आई और इसमें से चंद बावर्दी सिपाही और फिर एक ऑफिसर नीचे उतरा और इसने डिजिशन के साथ आए लोगों से कुछ बात की। उन लोगों में से एक बंदा हमारे ढाबे में आया और अर्जुन और इसके साथियों को सब लोगों की जिस्मानी तलाशी लेने का हुक्म दिया, तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। लेकिन इसी वक्त अर्जुन और इसके 2 साथियों में से राम सिंह ने मुझे कहा, राकेश जी तुम भी आ जाओ, बंदे ज्यादा हैं, अब भी इस मंजे सैया के साथ मिलकर की तलाशी लेनी शुरू कर दो। मैं फिर दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर मंजीत सिंह नामी बंदे के साथ मिलकर ढाबे में मौजूद मर्दों की तलाशी लेने में मदद करने लगा। तलाशी मंजीत ले रहा था और मैं सामान का जायजा लेता जा रहा था। किसी से कुछ बरामद ना हो सका तो पुलिस की जीपें आए और नफी और दर्शन को वापस ले गई। अर्जुन ने मुझे अपना पता दिया जो कि तरन तिराहे शहर का था, और फोन नंबर दिया था जो मैंने अपने फोन में महफूज कर लिया। फिर मैंने इस नंबर पर मिस कॉल देकर अपना नंबर इसे दे दिया। फिर अर्जुन मुझसे हाथ मिलाकर अपने साथियों के साथ जीप में बैठकर चला गया। मैंने ढाबे वाले को चाय के पैसे दिए और बरीफ केस उठाकर अड्डे से बाहर आ गया। अब मैं जल्द अज जल्द दर्शन के माल और राका के कार्ड से जान छुड़ाना चाहता था। सबसे पहले मैं अड्डे से बाहर आया और बाजार में मखसूस दुकानें तलाश करने लगा। 3 दुकानों से मैंने अलग अलग मखसूस केमिकल्स खरीदे, जिनसे वो महलूल बनता था जो किसी भी खुफिया से खुफिया तहरीर को जाहिर कर देता था।
मैं चीजें और एक छोटी कैंची खरीद कर एक होटल नुमा ढाबे पर आया और जल्दी से इसके बाद रूम में आ गया। कमर से बेल्ट खोली और इसमें से दर्शन का माल और राका का कार्ड निकाला और इसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े किया और दर्शन के माल और कार्ड के टुकड़ों को जल्दी से कमोड में बहा दिया और फिर बेल्ट की तलाशी ली। इसके कोने में अमेरिकी डॉलरों का एक बंडल था। 10-10 डॉलर्स के नोट थे। ये शायद दर्शन को जौहर ने मुआवजा भेजा था। मैंने वो गद्दी जैकेट की अंदरूनी जेब में डाल ली और बेल्ट में मजीद देखा तो कुछ नहीं था। फिर इसे भी टुकड़े टुकड़े करके कैंची समेत कमोड बुर्द किया और हाथ धोकर बाहर उगा। फिर होटल में बैठकर सब्ज चाय और गाजर का हलवा खाया। बिल अदा करके ब्रीफकेस उठाए होटल से बाहर आया और इर्द गिर्द से होशियार रहकर दोबारा अड्डे की तरफ आने लगा। अड्डे से कुछ दूर एक लारी पर तरन तिराहे लुधियाना लिखा हुआ था और सिख कंडक्टर भी लुधियाना की आवाजें लगा रहा था। मैंने एक लम्हा सोचा और फिर लारी पर चढ़ गया।